बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो 20 साल का लड़का अपनी माँ से नफरत करता था। मैं ये जानकर हैरान रह गया। मैं उसके दिल का बोझ बांटना चाहता था, लिहाजा मैंने उससे दोस्ती कर ली। और चंद माह बाद जब मुझ पर यह हकीकत खुली कि वो अपनी माँ से क्यों नफरत करता था, तो मैं अपना सर थाम कर रह गया। क्योंकि दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये हमारे एक दोस्त रमीज बयान करते हैं। आइए ये कहानी रमीज की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम रमीज है और मेरा ताल्लुक एक देहात से है। वैसे तो पूरे देहात में ही तकरीबन यही रिवाज था कि लड़के लड़कियां वाजबी सी तालीम हासिल करते थे, और फिर मेरे पूरे ख़ानदान में भी किसी ने भी 10वीं या 12वीं जमात से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। लड़कियां तो खैर 10वीं जमात तक ही पढ़ती थी, और अगर लड़के कोई ज़्यादा भी पढ़ जाते तो वो 12वीं जमात तक पढ़ते थे। लेकिन इस सारे ख़ानदान में मैंने सबसे अलग और सबसे हटकर चलने का सोचा, क्योंकि बचपन से ही मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। अपने वालिदैन की हम 4 ही औलादें थी। 2 बहनें मुझसे बड़ी थी, मैं तीसरे नंबर पर था, और एक बहन मुझसे छोटी थी। मेरी 2 बहनें तो उस वक्त ब्याह कर अपने घरों को रुखसत हो चुकी थी जब मैं 9वीं या 10वीं जमात में पढ़ता था। लेकिन एक बहन मुझसे छोटी थी। उस वक्त तक मुझे भी समझ आ चुकी थी, तालीम का शऊर भी आ चुका था। लिहाजा ना सिर्फ मैंने खुद तालीम हासिल करने की ठानी, बल्कि अपने साथ साथ अपनी बहन के मुस्तकबिल को भी रोशन करने की कोशिश करने लगा। हम दोनों बहन भाई तालीम हासिल कर रहे थे। मेरी बहन उस वक्त 8वीं जमात में थी जब मैंने गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं तक तालीम हासिल कर ली थी। उसके बाद जब मैंने अब्बा से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ और कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ, तो पहले अब्बा ने इस बात पर एतराज़ खड़ा किया। उनका कहना था कि पढ़ लिख कर दूसरों की गुलामी करने से बेहतर है अपनी ज़मीन पर मेहनत करो और रोज़ी रोटी कमाओ। जब अपनी ज़मीनें हैं तो ये छोटी मोटी नौकरियों में क्या रखा है। अब्बा के ख्यालात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। तब मैंने बड़े प्यार से अपने अब्बा को समझाते हुए कहा, अब्बा, ज़रूरी नहीं कि तालीम इसलिए हासिल की जाए कि आप कोई नौकरी करना चाहते हो। तालीम इंसान को शऊर देती है। अब्बा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं गांव से ताल्लुक़ कभी नहीं तोड़ूंगा, उन ज़मीनों से ताल्लुक़ कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं काश्तकारी भी करूँगा, ज़मीनों पर काम भी करूँगा, लेकिन पहले आप मुझे मेरा शौक़ पूरा करने दें। मुझे शहर जाने दे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब्बा को शायद मेरी बात समझ आ गई थी, लिहाजा उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। और वैसे भी मैं मुस्तकिल तो शहर नहीं रहने वाला था। हर वीकेंड पर या 10 दिन बाद आया करता था और 2 दिन अब्बा के साथ गुजार के जाता, और ये 2 दिन मैं बिल्कुल भी घर नहीं बैठा करता था। अब्बा के साथ हम वक्त खेतों में मौजूद रहता। जो काम वो कहते मैं फौरन उसकी तकमील किया करता था, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे अब्बा खुश रहे और मुझसे राजी रहे। और मैं अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। शहर में मैंने 12वीं जमात तक तालीम हासिल कर ली। उस वक्त मेरी बहन ने गाँव में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। उसके बाद मैंने अपनी बहन के लिए भी कोशिश करना शुरू की। अब्बा से बात की तो अब्बा नाराज हो गए, कहने लगे, तेरी हद तक तो बात ठीक थी, तू लड़का है, लड़कियों को इतनी तालीम दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर मैंने भी हार न मानी। आखिरकार दरमियान का रास्ता निकालते हुए मैंने अपनी बहन का प्राइवेट दाखिला भेज दिया। अब वो घर पर थी, और जब उसके इम्तहानात होते मैं उसे अपने साथ शहर ले जाता और उसके इम्तहानात दिलाता था। यूँ हम दोनों बहन भाई तालीम की रोशनी हासिल कर रहे थे। मेरी 4 साल यूनिवर्सिटी की तालीम का सिलसिला मुकम्मल हो चुका था। डिग्री आने में कुछ देर थी, लिहाजा मैंने बोरिया बिस्तर समेटा और वापस गांव आ गया। अब ऐसा नहीं था कि मैंने डिग्री लेकर अलमारी में रखनी थी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी डिग्री का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं गांव वापस आया था। गांव की ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था, बाप के साथ खेतों में काम करवाना चाहता था, और वाकई अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहता था, क्योंकि इस मिट्टी में हमारा रिस्क था। मुझे गांव वापस आए हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला था जब एक दिन अब्बा ने दोपहर का खाना खाते हुए मुझे कहा, वो अब्दुल रज़ाक है ना, वो तुम्हारा पूछ रहा था। मैंने भी तवज्जो से अब्बा की बात सुनना शुरू की तो अब्बा मजीद कहने लगे। वो कह रहा था कि उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ानी है, 11वीं 12वीं जमात में पढ़ता है शायद। अब्बा की बात सुनकर मैं कुछ सोचने लगा। मैं तो फारिग ही था, ट्यूशन पढ़ाने में कोई हर्ज भी नहीं था। तभी अब्बा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कहने लगे, ये नंबर भी दिया था उसने, या तो उसे कॉल कर लेना या फिर जाकर उसके घर मिल लेना, पूछ लेना क्या कह रहा है।
میں نے کہا ٹھیک ہے ابا۔ ابا نے جو نمبر میری طرف بڑھایا میں نے اسے تھام لیا اور اپنے موبائل میں سیو بھی کر لیا۔ رات کو جیسے ہی فارغ ہو کر میں اپنے بستر پر لیٹا میں نے فون نمبر ڈائل کیا۔ یہ شخص جس کا نام عبدالرزاق ہے یہ ہمارے ہی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ سیدھا مدعے پر آیا اور کہنے لگا رمیز بیٹا تم سے ایک درخواست کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کہیے چچا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا تم تو جانتے ہو میرا بیٹا دانیال ہے نا، وہ 11ویں جماعت کا طالب علم ہے، ذرا پڑھائی میں توجہ نہیں دیتا، بالکل بھی دل لگا کر نہیں پڑھتا، ہر وقت ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوئے وقت ضائع کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے امتحانات سر پر آ جائے تم کچھ دیر اگر وقت نکال کر اسے ٹیوشن پڑھا دیا کرو تو بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ گاؤں میں تمہارے علاوہ اور تو کوئی پڑھا لکھا نوجوان ہے ہی نہیں، اس لیے مجھے تمہارا ہی خیال آیا۔ کیا کہتے ہو تم پڑھا دیا کرو گے 2 گھنٹے ہمارے گھر آ کر؟ میں نے کہا ہاں چچا میں پڑھا دیا کروں گا، آپ بس وقت بتا دیجئے کس وقت آیا کروں۔ وہ کہنے لگے جب تمہیں مناسب لگے بیٹا، دانیال 2 بجے کالج سے گھر واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد جب تمہارا دل چاہے آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں رات کو 7 سے 9 بجے تک پڑھا دیا کروں گا۔ عبدالرزاق چچا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بہت شکریہ۔ میں نے کہا ارے چاچا شرمندہ کیوں کرتے ہیں، شکریہ کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ اگلے ہی دن میں نے چچا عبدالرزاق کے گھر جانا شروع کر دیا۔ پہلے دن میں ان کے بیٹے سے ملا، کچھ دیر گفتگو کی، ایک دوسرے سے تعارف حاصل کیا اور اجنبیت کی دیوار کو گرانے کی کوشش کی۔ دانیال کی عمر 18 سے 20 کے درمیان ہوگی، وہ ایک شرمیلا سا لڑکا دکھائی دیتا تھا، خاموش تھا، جو سوال کر لیا جاتا اس کا جواب دیتا اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید ابھی ہم دونوں کی پہلی ملاقات ہے، وہ مجھ سے اجنبیت محسوس کر رہا ہے، دھیرے دھیرے یہ اجنبیت ختم ہو جائے گی، مگر گزرتے وقت نے ثابت کیا کہ یہ میری غلط فہمی تھی۔ دانیال کا رویہ پہلے دن جیسا تھا، 10ویں دن بھی ویسا ہی تھا اور پھر مہینے بعد بھی ویسا ہی تھا۔ اس دوران میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی توجہ پڑھائی پر ہے ہی نہیں، وہ صرف خاموش نہیں تھا، وہ کسی الجھن میں گرفتار تھا۔ کچھ دیر تو میں اس کی الجھن کو صرف محسوس کرتا رہا، اس کے ساتھ گھلنے کی، فری ہونے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ مجھے استاد کے علاوہ دوست سمجھے، بھائی سمجھے اور میرے ساتھ کھل کر بات کرے، لیکن وہ تو جیسے کسی ہال میں تھا، مگر میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش جاری رکھے ہوئے تھا اور اسی لیے میں اسے پہلے اپنی بات بتاتا تھا، جیسا کہ میں پہلے اپنا ذکر کرتا کہ میں بچپن میں ایسے کیا کرتا تھا، ایسے شرارتیں کرتا تھا، ایسے اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا تھا۔ پھر میں اس سے سوال کرتا کہ تم کیسے بچے تھے بچپن میں، پھر میں اپنی پڑھائی کا ذکر کرتا کہ میں ایسی پڑھائی کیا کرتا، پھر میں اس سے وہی سوال کرتا تاکہ وہ کھل کر مجھے جواب دے۔ خود میں اپنی بدتمیزیاں، شرارتیں، ماں باپ کی ڈانٹ سب کچھ اس کے سامنے کھل کر رکھ دیتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ فارمولہ کام کر رہا تھا، میری یہ کوشش کامیاب ہو رہی تھی۔ اب وہ میری باتوں پر کھل کر مسکرایا کرتا اور میری بات کا مختصر جواب دینے کے بجائے طویل گفتگو کرنے لگا، اور یہی میں چاہتا تھا کہ وہ طویل گفتگو کرے۔ جب وہ طویل گفتگو کرے گا تبھی وہ کھلے گا، اس کے اندر کی بات باہر آئے گی۔ جب وہ میرے ساتھ کچھ حد تک فری ہو گیا، ایک دن میں نے فوراً موقع دیکھ کر وہ سوال کیا جو پہلے دن سے میرے دل میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے اسے کہا دانیال کیا بات ہے، تم کیا سوچتے رہتے ہو، تمہارے من میں کوئی سوال ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ میری بات سن کر وہ ایک دم چونک گیا، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ کچھ لمحے گھبرایا سا نظر آنے لگا، پھر جلدی سے موضوع بدلنے کی کوشش کی، مگر میں نے بھی فوراً بات کو اسی جانب موڑ دیا۔ میں نے کہا ارے یار دانیال بتاؤ نا کیا بات ہے، تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے کیا، بڑا بھائی نہیں سمجھتے؟ مجھے دیکھو تو جیسے میں تمہاری پڑھائی میں مدد کرتا ہوں ویسے ہی میں تمہاری ہر مسئلے میں مدد کروں گا۔ وہ کچھ لمحے خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے منہ سے ایسا فکرہ نکلا جسے سن کر میں کانپ گیا۔ وہ کہنے لگا رمیز بھائی مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا اچھا مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کیونکہ انہوں نے میرے چچا سے اپنی پسند کی شادی کی۔ میں اس کی بات سن کر خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا اور کہنے لگا دانیال کبھی تم نے اپنے چچا سے یا اپنی والدہ سے اس بارے میں بات کی؟ اس نے دفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا نہیں میں اماں سے زیادہ بات نہیں کرتا۔
मैंने कहा, फिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? यकीनन तुमने ये बात इर्द गिर्द से मोहल्लेदारों से या किसी के मुंह से सुनी होगी। उसने फौरन इस बात में सर हिलाया और कहने लगा, जी बिल्कुल, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना। मैंने सर हिलाते हुए इसकी बात का जवाब दिया और कहा, दानियाल जानते हो, यहाँ तुमने एक गलती की है। वो कहने लगा, क्या रमीज भाई? मैंने कहा, तुमने अपनी माँ से बात नहीं की इस बारे में, क्योंकि जो हकीकत तुम्हारी माँ तुम्हें बता सकती थी वो कोई और नहीं बता सकता था। लेकिन तुमने क्या गलती की, किन लोगों की बात सुनकर उसे सच मानकर अपनी ही माँ के खिलाफ हो गए, अपनी ही माँ से नफरत करने लगे, जबकि हकीकत क्या है तुम इस बारे में जानते ही नहीं। हम जानते हैं, हम इस गांव के रहने वाले हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी माँ की क्या हकीकत है, और मेरे वालिदैन जानते हैं। तुमने ये बातें उन लोगों के मुंह से सुनी जो तुम्हारी माँ को नापसंद करते थे, जो उनके खिलाफ बात करना चाहते थे। कभी तुम उन लोगों से बात करके देखो जो तुम्हारी माँ को पसंद करते थे, जो तुम्हारी माँ को जानते थे। दानियाल के चेहरे पर शिशुपंज के आसार फैल गए। वो कहने लगा, क्या मतलब है रमीज भाई इस बात का? मैंने कहा, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ बचपन और लड़कपन गुजारा है, जवानी के दिन यहाँ पर गुजारे। मैं जानता हूँ जब तुम्हारी माँ ब्याह कर तुम्हारे अब्बा के साथ इस घर में आई थी, उसकी आंखों में हैरत उभर आई और कहने लगा, फिर क्या हुआ था? मैंने कहा, तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे इंसान थे, वो खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन तुम्हारी वालदा वो पढ़ी लिखी थी और शहर में नौकरी करती थी। उन्हीं दिनों तुम्हारे चाचा अब्दुल रज़ाक, जो कि अब तुम्हारे वालिद हैं, ये शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। शादी के बाद जब तुम्हारी वालदा ने तुम्हारे वालिद से ये दरख्वास्त की कि वो अपनी नौकरी को जारी रखना चाहती है, तो तुम्हारे वालिद ने इस बात की इजाज़त दे दी। अब सूरत हाल ये थी कि तुम्हारी वालदा तुम्हारे चाचा के साथ शहर जाया करती थी मोटरसाइकिल पर, और शाम को तुम्हारे चाचा के साथ वापस आती थी। ये बात तो तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे अब्बा की खाला की बेटी है। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि वो अपने देवर के साथ शहर नौकरी के लिए जाती है और शाम को वापस आती, तो कई लोगों ने इस बात को नापसंद किया और तुम्हारी माँ के किरदार के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि पूरा गांव उसके खिलाफ था। चंद एक लोग थे जिनको ये मामला हजम नहीं हो रहा था कि शफकत की बीवी उसके छोटे भाई अब्दुल रज़ाक के साथ मोटरसाइकिल पर शहर जाती है और फिर शाम को उसी के साथ वापस आती है। लोगों ने इन दोनों के बारे में बातें करना शुरू कर दी। ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। जब ये बातें तुम्हारी माँ के कानों तक पहुंची तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ, इतना कि उन्होंने नौकरी छोड़ने का इरादा किया। उस जमाने में तुम्हारी माँ सरकारी टीचर थी। जानते हो सरकारी नौकरी हासिल करना कितना मुश्किल काम है। मेरी बड़ी बहन, जो कि तुम्हारी अम्मा की दोस्त थी, उन्होंने इस फैसले की बहुत मुखालफत की और तुम्हारी अम्मा को समझाते हुए कहा कि नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लोगों की बातों में आकर इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है। मगर तुम्हारी माँ अपने फैसले पर डटी रही और उसने नौकरी छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। हालांकि उसके अपने ससुराल वालों ने, यानी उसकी खाला, सास ने, ससुर ने और खुद तुम्हारे वालिद शफकत ने इस बात की सख्त खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि लोग बातें करते हैं तो करने दो, इन लोगों का काम है बातें करना। तुम्हारा किरदार कैसा है ये हम जानते हैं, हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं। मगर तुम्हारी माँ का दिल इतना खराब हो चुका था कि उसने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो घर बैठ गई। लोगों की चलती हुई जबानें कुछ अरसे के लिए खामोश हो गई। लेकिन फिर इस वाक़े को 6 माह गुजरे थे कि एक बहुत बड़ा सानिहा हुआ। तुम्हारे चचा और तुम्हारे वालिद शहर गए किसी काम के सिलसिले में। वहाँ एक खतरनाक एक्सीडेंट पेश आ गया जिसमें तुम्हारे वालिद जान से गुजर गए। ये सानिहा इस खानदान के लिए बहुत बड़ा था। अभी तुम्हारी अम्मा और अब्बा की शादी को कुछ अरसा ही गुजरा था। खास तौर पर तुम्हारे दादा और दादी गम से निढाल थे। जवान बेटे की मैयत को कंधा देना आसान बात नहीं है। तुम्हारी माँ की इद्दत खत्म हुई तो अब असूलन उसे अपने वालिदैन के पास वापस जाना था। मगर इद्दत के इन 4 माह के दौरान ये खबर मिली कि तुम्हारी माँ उम्मीद से है। ये जैसे खिजा में बाहर की आमद की खबर थी। घर वालों के मुर्दा वजूद में जैसे कुदरत ने दोबारा से जान डाल दी थी। वो चेहरे जिनकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, वहाँ पर एक बार फिर से रौनक दौड़ गई। चूँकि उनके मरहूम बेटे की निशानी उनके पास थी, उनकी बहू माँ बनने वाली थी। वो इस खबर से बहुत खुश थे।
लिहाजा जब ये कन्फर्म हो गया कि तुम्हारी माँ उम्मीद से है, वो माँ बनने वाली है, फिर उन्हें इसी घर में रोक लिया गया। खूब खातिर बदालत की गई। 9 माह का अरसा गुजरा और फिर तुमने जन्म दिया। तुम्हारी पैदाइश के बाद एक बार फिर तुम्हारी माँ ने यहाँ से जाना चाहा, लेकिन तुम्हारे दादा दादी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि तुम्हारी गोद में हमारे बेटे की निशानी है, तुम इसे लेकर बच जाओ। अगर तुम दानियाल को ले गई तो हम अपने बेटे का चेहरा कैसे देखेंगे, क्योंकि हमें दानियाल के इस मासूम चेहरे में अपने बेटे की झलक दिखाई देती है। लेकिन तुम्हारी माँ उस वक्त जवान थी, खूबसूरत थी, वो सारी उम्र एक बच्चे के सहारे भी नहीं गुजार सकती थी। लिहाजा खानदान वालों ने मिलकर उसका एक और हल निकाला। तुम्हारी माँ को ये पेशकश की गई कि वो तुम्हारी माँ का निकाह तुम्हारे चचा अब्दुर्रज़ाक से कर देंगे। इस मौके पर तुम्हारी माँ ने एक बार फिर मुखालफत की। उसने साफ और वाज़ेह अल्फाज में अपने सास ससुर के सामने कहा कि अगर मेरा निकाह अब्दुर्रज़ाक से हुआ तो लोगों की बातें सच हो जाएंगी, लोग मुझे बातें करेंगे, मेरे किरदार पर एक बार फिर से उंगलियां उठाई जाएंगी और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे दादा दादी और इधर से तुम्हारे नाना नानी दोनों खानदान तुम्हारी माँ को मनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उनका कहना था कि वो शादी नहीं करेगी, एक बेटे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी, लेकिन वो अपने देवर यानी अब्दुर्रज़ाक से निकाह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह लोगों को एक बार फिर से बातें करने का मौका मिल जाएगा। जानते हो फिर क्या हुआ? दानियाल खामोश और हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैंने कुछ देर रुक कर उसे पूछा तो उसे मजीद बताया कि बेटा, तब तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए, तुम्हारी माँ को उसके बड़े हुए शौहर का वास्ता दिया, तब जाकर तुम्हारी माँ इस निकाह के लिए रजामंद हुई और उसने अब्दुर्रज़ाक से निकाह कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उन दोनों मियाँ बीवी को निकाह के इतने बरस गुजर जाने के बावजूद किसी औलाद से नहीं नवाजा। अब्दुर्रज़ाक ने भी तुम्हें बाप की तरह शफकत देकर परवान चढ़ाया। हम सब गाँव वाले इस बात के गवाह हैं। मैंने अपनी बात मुकम्मल की तो दानियाल का सर शर्म से झुक गया, उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। फिर उसने मध्यम से लहजे में कहा, रमीज भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी माँ के बारे में गलत सोचा। मैंने लोगों के मुंह से बातें सुनकर अपनी ही माँ के खिलाफ दिल में नफरत पालनी शुरू कर दी, बजाय इसके कि मैं उनसे बात करता, उनके पास बैठता, उनके मुंह से सारी कहानी सुनता। मैंने लोगों की सुनी सुनाई बातों को सच मानकर अपनी माँ से दूरी इख्तियार कर दी। और दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरी माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं जो उनकी वाहिद औलाद था, जो उनकी पहली शादी, पहले शौहर की निशानी था, और मैंने ही उनसे दूरी इख्तियार कर ली। मैंने उनसे बिगाड़ पैदा कर लिया। वो आज भी मेरे आगे पीछे फिरती है। रमीज भाई, ये बताते हुए दानियाल अब हिचकियों से रोने लगा था। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, उसके कंधे थपकी देते हुए कहा, दानियाल बेटा, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। अपनी माँ के साथ अपना रवैया बेहतर करो, उनसे माफी मांग लो। माँ बहुत अजीम हस्ती है बेटा। आज भी जब तुम मुस्कुरा कर उनसे बात करोगे, अपने रवैये की उनसे माफी मांगोगे, तो मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देंगी। दानियाल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई और उसने फौरन उस बात में सर हिला दिया। दोस्तों, मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल मदीना वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।